हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए प्रथम प्रश्न पत्र के 10वीं यूनिट में आपको पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में। तो पिछली क्लास में मैंने आपको राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनजीटी कहते हैं, तो ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। तो कुछ पार्ट इसका बच गया था, तो इसका जो बचा हुआ पार्ट है वह आज मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ। तो फ्रेंड, मैंने बताया था आपको कि जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण होता है या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण होता है, ये एनजीटी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तो इसका गठन क्यों किया गया था? तो इसका गठन इसलिए किया गया था कि हमारे भारत में पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए इसका गठन या इसकी स्थापना की गई है। इसके बाद में और जैसे वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण जैसे जो समस्या है, तो इन पर भी डिसीजन हमारा अधिकरण या हमारा न्यायाधिकरण देता है। आ रहा समझ में? इसके बाद में पर्यावरण संबंधित बहुत सारे निर्णय अगर मान लो किसी न्यायालय में लंबित हैं, तो उन पर भी यह डिसीजन देता है हमारा न्यायाधिकरण। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कई बार तो क्या होता है कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, आपसे इसका फुल फॉर्म में पूछ लिया जाएगा कि एनजीटी का फुल फॉर्म क्या। जैसे एमपीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। फ्रेंड, ये ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में आगे देखिए कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण होता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो गेट बना हुआ आप देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण का या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का या ट्रिब्यूनल का ये गेट है। और इसके बाद में इसका जो मोनो है वो इस प्रकार से होता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये ध्यान रखना होगा। इसके अलावा 4 शहरों में इसका बेंच है इसकी, और जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है इसे उच्च न्यायालय का या इसे हाई कोर्ट का दर्जा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फ्रेंड, चलिए अब इसमें शुरू करते हैं कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय हरित अधिकरण या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी शक्तियां क्या हैं और इसके अधिकार क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें हम इसमें पहला शुरू करते हैं कि इस अधिकरण के, इस न्यायाधिकरण के कार्य और इसकी शक्तियां कौन कौन सी हैं। अब जो हमारा न्यायाधिकरण होता है एनजीटी होता है, तो फ्रेंड मैं बार बार अब राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय हरित अधिकरण ना बोलते हुए मैं क्या बोलूँगा, इसको आप एनजीटी इसको मैं बोलूँगा, है ना। तो आप समझ जाना कि एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए, तो जो हमारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण होता है या एनजीटी होता है, तो यह हमारा एनजीटी कैसा है? तो एनजीटी एक अर्ध न्यायिक निकाय है। तो अर्ध न्यायिक निकाय इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डिसीजन देता है, निर्णय देता है कुछ मामलों में, पर्यावरण संबंधी मामलों में ये डिसीजन देता है, न्याय देता है और दंडात्मक कार्यवाही भी करता है, इसलिए इसे अर्ध न्यायिक निकाय भी हम कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में ये हमारे भारत में जो पर्यावरण से संबंधित और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित जो भी मामले हैं जो न्यायालय में लंबित हैं या पेंडिंग में पड़े हैं, तो उन पर भी यह सुनवाई करता है। तो सुनवाई सिर्फ किस पर करेगा? तो जो पर्यावरण संबंधी मामले हैं सिर्फ इन्हीं की सुनवाई करता है, इसके अलावा और किसी दूसरे मामले की सुनवाई यह नहीं करेगा। इसके बाद में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो भी कानून हैं उन कानूनों की भी सुनवाई यह आयोग, यह अधिकरण, यह न्यायाधिकरण करता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। फ्रेंड, अब इसके बाद में अगला आ जाता है कि इसका गठन क्यों किया जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि इसके गठन के पीछे हमारी सरकार का उद्देश्य ये था कि जो उच्चतर न्यायालय हैं, ठीक है, इन न्यायालयों में जो पर्यावरण संबंधी जितने भी मामले हैं उनको यह सुनेगा, उन पर सुनवाई करेगा, ताकि हमारे जो न्यायालयों में मामले लंबित पड़े हैं पर्यावरण संबंधित, ताकि उनका बोझ थोड़ा कम हो जाए। इसलिए इस न्यायाधिकरण की या इस ट्रिब्यूनल की इस्टेब्लिशमेंट या इसकी स्थापना की गई है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में जो भी पर्यावरण संबंधी कोई मामला है, तो उस मामले को यह 6 महीने के अंदर सुलझाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि हमारा जो एनजीटी होता है, तो एनजीटी पर्यावरण संबंधी जो भी मामले होते हैं इनको कितने दिनों में सुलझाता है, तो आपको कम से कम 6 महीने आपको ध्यान रखना होगा। तो 6 महीने के भीतर या 6 महीने के अंदर अंदर यह मामले को बिल्कुल सुलझा देता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए अगला आ जाता है कि जो हमारा एनजीटी होता है,
तो इसके अतिरिक्त हमारा जो एनजीटी होता है, इसका गठन, इसका एस्टेब्लिशमेंट किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो आपको ध्यान रखना होगा कि एक एक्ट था जिसका नाम था राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। इस अधिनियम के तहत इस न्यायाधिकरण की, इस ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। और इसके बाद फिर जो अधिनियम था राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010, इसके अनुसूची में उल्लिखित कानूनों में यह शामिल विषय संबंधित पर्यावरण क्षति के लिए भी मुआवजे और राहत की मांग भी करने वाला कोई भी अगर व्यक्ति है तो उसको भी ये संपर्क कर सकता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो अधिकरण है, जो न्यायाधिकरण है, पर्यावरण को जो क्षति होती है, पर्यावरण को जो नुकसान होता है, तो उसके संबंध में राहत या मुआवजे इसकी भी मांग अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उससे भी यह न्यायाधिकरण संपर्क कर सकता है और उसे भी मुआवजा या राहत राशि प्रदान करवाता है या दिलवाता है। और इसके बाद में जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण होता है, जो हमारा एनजीटी होता है, तो एनजीटी के पास जो भी व्यक्ति प्रभावित हुआ है तो प्रभावित व्यक्ति को यह मुआवजा दिलाता है, हर्जाना दिलाने की भी आदेश देता है या निर्देश देता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये शक्ति भी हमारे अधिकरण या न्यायाधिकरण के पास होती है। तो जो व्यक्ति, जैसे कोई भी व्यक्ति इसको नुकसान हुआ है पर्यावरण के संबंध में, तो उसे भी यह मुआवजा दिलवाता है या उसे हर्जाना दिलाने की आदेश देता है, जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इतनी शक्ति इस न्यायाधिकरण के पास होती है, इसलिए इसको हम अर्ध न्यायिक संस्था या अर्ध न्यायिक निकाय के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अब इसके बाद देखिए कि जिस हम एनजीटी की बात कर रहे हैं, तो एनजीटी एक सिविल कोर्ट के रूप में भी कार्य करता है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें अब इसका जो पहला कार्य हो जाता है कि सिविल न्यायालय के रूप में। अब सिविल न्यायालय के रूप में यह न्यायाधिकरण, ये एनजीटी कैसे काम करता है वो देखिए इसमें। तो इस एनजीटी को पहली बात तो ये कि शक्ति कैसे प्राप्त होती है, तो एक अधिनियम का नाम आपको ध्यान रखना होगा जिस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई है। तो अधिनियम का नाम क्या है फ्रेंड? अधिनियम का नाम है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। ठीक है, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इस एनजीटी की स्थापना की गई है। और इसी अधिनियम में एक धारा है, जो धारा का नाम क्या है? 19। तो धारा 19 के तहत इसी एनजीटी को, इसी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को शक्ति प्राप्त होती है। और यही धारा इस न्यायाधिकरण को शक्ति प्रदान करती है, जो भी इसको कार्य सौंपे गए हैं उन्हें कार्य करने की शक्ति इसी धारा के तहत इसे प्राप्त होती है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए एनजीटी को कार्य करने की शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो जो एनजीटी एक्ट 2010 की धारा 19 है, इस धारा 19 के तहत इसे शक्ति प्राप्त होती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे अगला आ जाता है कि जो हमारा एनजीटी होता है, एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है, समझ में आ रहा है सभी को? तो एनजीटी का फुल फॉर्म मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय हरित अधिकरण। और मैंने आपको बताया भी था कि मैं अब पूरा नाम न बोलते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय हरित अधिकरण न बोलते हुए मैं अब क्या बोलूँगा, इसको एनजीटी बोलूँगा, है ना? तो आप ध्यान रखना। अब इसमें देखिए यहाँ पर कि जो हमारा एनजीटी होता है, तो एनजीटी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के द्वारा ये अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए एक दीवानी न्यायालय या सिविल कोर्ट का दर्जा इसे प्राप्त है या इसे सिविल न्यायालय का दर्जा दिया गया है। और इसी के तहत इस अधिकरण के पास कुछ कार्य करने के अधिकार होते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से अधिकार इसके पास हैं। तो पहला अधिकार इसके पास यह है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ समन जारी करना। समन जारी करना का मतलब होता है कि जब कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है, अगर किसी व्यक्ति ने पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है, नुकसान पहुंचाया है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में यह एक बुलावा पत्र भी जारी कर सकता है, एक समन भी जारी कर सकता है, जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में जो भी व्यक्ति दोषी है तो उसे यह बुलावा पत्र भेजेगा और उसकी उपस्थिति बाध्यकारी होती है। जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसको बुलावा पत्र भेजा जाएगा और उसको इस अधिकरण के पास में उपस्थित होना पड़ेगा और उसे जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, इसलिए उस व्यक्ति को उपस्थित होना पड़ेगा और सवाल जवाब यह अधिकरण उससे करेगा। तो जो भी क्वेश्चन ये एनजीटी पूछेगा उस व्यक्ति को जवाब देना पड़ेगा। इसके बाद में अगला आ जाता है दस्तावेजों की खोज या उन्हें उत्पन्न करना। तो जो भी मामला है पर्यावरण से संबंधित, उन मामलों की जांच पड़ताल करना है, ऐसे दस्तावेजों की खोज करना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि अपने निर्णयों की समीक्षा करना। तो जब भी हमारा न्यायाधिकरण या हमारा एनजीटी जब भी कोई डिसीजन देता है या जब भी कोई निर्णय देता है तो उसकी समीक्षा भी यह करता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि गवाहों तथा दस्तावेजों का परीक्षण भी करता है।
तो जो भी गवाह हैं या दस्तावेज हैं उन सभी का परीक्षण करता है, उन सबकी जांच पड़ताल यह करता है। इसके बाद में जो भी हलफनामा है, हलफनामा मतलब जो शपथ पत्र होता है, तो हलफनामा या शपथ पत्र पर भी यह साक्ष्य प्राप्त करता है, मतलब सबूत उस पर प्राप्त करता है, एविडेंस उस पर प्राप्त करता है। तो ये सब इसके पास अधिकार होते हैं हमारे सिविल जो न्यायालय की शक्ति से दी गई है एनजीटी को। तो आपको ध्यान रखना होगा एनजीटी को सिविल न्यायालय का दर्जा प्राप्त है, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। और इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि यह एनजीटी अधिकरण, मतलब जो हमारा एनजीटी है तो अधिकरण के फैसलों की अवमानना करने पर भी यह सजा सुना सकता है। अगर हमारे एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अगर कोई फैसला सुनाया है और इसके फैसलों की लोग बात नहीं मानते या इस फैसलों को स्वीकार नहीं करते, इस फैसले की अवमानना करते हैं, अवमानना का मतलब होता है जो कहना नहीं मानते हैं। हमारे अधिकरण ने अगर कोई फैसला सुनाया है और उसका कोई फैसले का पालन नहीं किया जा रहा है तो ऐसी अवमानना के आरोप में भी यह उन लोगों पर कार्रवाई कर सकता है जो दोषी होंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद अगला देखिए, अगला आ जाता है कि हमारा जो अधिकरण होता है या जो हमारा न्यायाधिकरण होता है इसे दंड देने की भी शक्ति होती है, इससे सजा देने की भी शक्ति होती है। तो यह किन किन मामलों में सजा से दे सकता है, दंड दे सकता है, दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है। तो इसमें देखिए कि यह एनजीटी, तो एनजीटी को जिस उद्देश्य के चलते स्थापित किया गया है उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक है कि अधिकरण के पास उसके आदेशों की अवमानना करने वाले लोगों को, निजी निकायों को, कोई भी चाहे प्राइवेट संगठन हो चाहे और कोई सा संगठन हो, इसके बाद में और अगर कोई प्राधिकरण है आदि को दंडित करने की शक्ति इसको प्राप्त है। आगे समझ में, कोई संगठन अगर है और उसने भी इस एनजीटी के द्वारा जो दिया गया फैसला था उसका पालन नहीं किया तो किसी संगठन को भी दंडित कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति इसकी अवमानना करता है तो व्यक्ति को भी दंडित कर सकता है और इसके बाद में किसी संगठन को, निजी संगठन को भी दंडित कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में हमारा एनजीटी जो भी दोषी होगा, चाहे कोई संगठन दोषी हो चाहे कोई व्यक्ति दोषी हो, इन पर दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार हमारे एनजीटी को दिया गया है, क्योंकि यह एक सिविल न्यायालय है, यह एक दीवानी न्यायालय है, जो आपको ध्यान रखना है। और इसी के तहत इसे शक्ति प्राप्त होती है, दंड देने की शक्ति। इसके बाद फिर अब अगला देखिए, इसमें अगला आ जाता है कि किसी भी आदेश या निर्णय या अधिनिर्णय को देते समय यह आवश्यक होता है कि हमारा एनजीटी उस पर लगातार विकास और इसके बाद निवारक और इसका जो प्रदूषक भुगतान आदि का सिद्धांत भी लागू कर सकता है। इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो अधिकरण है या जो हमारा एनजीटी है तो यह कोई भी आदेश दे सकता है। तो आदेश किसके संबंध में, तो जो पर्यावरण है हमारा उसका लगातार विकास कैसे होगा इसके संबंध में आदेश दे सकता है। इसके बाद में अगर कोई समस्या है तो उन समस्याओं का समाधान कैसा होगा पर्यावरण के संबंध में, तो उसके बारे में आदेश दे सकता है। इसके बाद में अगर जो भी जैसे प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कुछ कंपनियां होती है, कुछ फैक्ट्री होती है जो प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं, तो जो भी प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं और उन्हें भी यह दंडित कर सकता है, इतना अधिकार इसके पास होता है एनजीटी के पास। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जो एनजीटी होता है तो एनजीटी अपने आदेश के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण या किसी अन्य पर्यावरण क्षति के लिए भी पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ जैसे पर्यावरण प्रदूषण के कारण अगर कुछ लोग पीड़ित हैं, कुछ लोगों को उससे नुकसान हुआ है, तो ऐसे पीड़ित लोगों को क्षतिपूर्ति के लिए भी यह हर्जाना दिलाने के लिए आदेश देता है, इतनी शक्ति इसके पास होती है। इसके बाद फिर अगला जाता है कि इसके अतिरिक्त यह न्यायाधिकरण या एनजीटी क्षतिग्रस्त संपत्तियों की बहाली या उसका पुनर्निर्माण भी करवा सकता है। अब मान लीजिए कि पर्यावरण को जो हम क्षति पहुंचा रहे हैं और पर्यावरण के नुकसान के कारण किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा है या फिर उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, तो उसकी संपत्ति की भरपाई करने के लिए भी यह आदेश देता है। आ रहा समझ में। इसके बाद में फिर अगला आ जाता है कि जो राष्ट्रीय हरित हमारा न्यायाधिकरण होता है, एनजीटी होता है, तो एनजीटी के द्वारा जो दिए गए आदेश है या निर्णय है या जो भी है, तो ये न्यायालय का आदेश के रूप में माना जाता है। मतलब ये कि एनजीटी ने अगर कोई डिसीजन दिया है, एनजीटी ने अगर कोई फैसला सुनाया है, तो यह न्यायालय के समान होगा, यह कोर्ट के समान होगा। तो जैसे कोर्ट आदेश देता है वैसा पालन सभी को करना पड़ता है जब एनजीटी अगर कोई भी फैसला सुनाता है तब, क्योंकि इस एनजीटी को उच्च न्यायालय का दर्जा दिया गया है। ये बात आप हमेशा याद रखना। एग्जाम में आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो एनजीटी होता है तो एनजीटी को कौन से न्यायालय का दर्जा दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि हमारा जो हाई कोर्ट होता है तो हाई कोर्ट के समान इसे दर्जा दिया गया है।
इसलिए ये सजा भी दे सकता है, ये जुर्माना भी कर सकता है, और कोई दंडात्मक कार्रवाई है तो वह भी कर सकता है। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला जाता है किसी भी आदेश, निर्णय या इसके बाद में कोई भी अधिनिर्णय देते समय यह जरूरी होगा। तो अगला इसमें देखो, इसके पास कौन सी शक्ति है दंड देने की, तो अगली शक्ति ये होती है हमारे एनजीटी की कि निश्चित आर्थिक दंड, जिसे रुपए 10 करोड़ अगर कोई व्यक्ति है तो व्यक्तिगत रूप से, मतलब जो भी व्यक्ति है तो व्यक्ति पर भी यह अधिकरण, यह एनजीटी 10 करोड़ तक का जुर्माना कर सकता है, यह 10 करोड़ तक का दंड दे सकता है। और अगर मान लो कोई कंपनी है तो उस कंपनी पर 25 करोड़ तक का जुर्माना यह न्यायाधिकरण, यह एनजीटी कर सकता है, इतना जुर्माना भी लगाया जा सकता है इसके द्वारा। और अगर जरूरी हुई तो यह कारावास भी दे सकता है, मतलब सजा भी सुना सकता है, और इसके बाद में आर्थिक दंड भी दे सकता है। आ रहा समझ में? तो आर्थिक दंड भी दे सकता है और कारावास भी दे सकता है, या दोनों दे सकता है। इतनी शक्ति इसके पास होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो ये तो इसके दंड देने की शक्ति। अब इसके बाद में आगे देखिए कि जो हमारा एनजीटी होता है, तो एनजीटी से संबंधित कुछ पर्यावरणीय कानून बनाए गए हैं। तो एनजीटी से संबंधित कौन कौन से पर्यावरण के लिए कानून बनाए गए हैं, तो देखिए इसमें, तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा एनजीटी होता है, तो एनजीटी या पर्यावरण से संबंधित ये 7 कानूनों के अंतर्गत नागरिक मामलों की सुनवाई हमारा एनजीटी कर सकता है। तो देखिए कौन कौन से मामले हैं ये। जैसे पहला मामला आता है कि जल अधिनियम 1974, ठीक है। तो जल निवारण अधिनियम या जल अधिनियम 1974, जिसको हम कहते हैं कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। इस अधिनियम के तहत क्या होता है, तो इस अधिनियम में अपन देखते हैं जैसे जल प्रदूषण की समस्या है और पता चला कि जल जो प्रदूषित है और उसको पीने से कुछ लोग बीमार पड़ रहे हैं या और भी कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उसके संबंध में भी हमारा एनजीटी सुनवाई करता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जल प्रदूषण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, इस अधिनियम के तहत भी यह सुनवाई करता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जल संरक्षण अधिनियम 1980, और इसके बाद फिर वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो जल संरक्षण अधिनियम 1980 और वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये अगर इस प्रकार का कोई मामला है इनसे संबंधित, तो सुनवाई हमारा न्यायाधिकरण, हमारा एनजीटी करता है। तो अगर जल को सुरक्षित रखने संबंधी कोई अगर मामला है तो वह जल संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत सुनवाई करेगा, और अगर वनों की सुरक्षा संबंधी अगर कोई मामला है तो उसे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उसकी सुनवाई करेगा यह एनजीटी। फिर इसके बाद में वायु प्रदूषण और नियंत्रण संबंधी अगर कोई मामला है तो वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम 1986 के तहत इन मामलों की सुनवाई यह न्यायाधिकरण या एनजीटी करता है। इसके बाद फिर अगला जाता है पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। तो पर्यावरण का अगर कोई मामला है तो इस अधिनियम के तहत वह इसकी सुनवाई करेगा और अपना फैसला सुनाएगा एनजीटी। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जैव विविधता अधिनियम 2002। अब जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो जैव विविधता का मतलब क्या हो जाता है, तो जैव विविधता का मतलब होता है कि जितने भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, तो जितने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं बस इसी को अपन कहते हैं जैव विविधता। तो विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इसको कहा जाता है जैव विविधता, और इनको सुरक्षित रखने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था जिसका नाम था जैव विविधता अधिनियम 2002। और इस अधिनियम के तहत भी अगर कोई मामला आता है तो उसकी भी सुनवाई यह एनजीटी करता है, जो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए हमारा एनजीटी किन किन मामलों की सुनवाई करता है, तो या किन अधिनियमों के तहत मामलों की सुनवाई करता है, तो ये कानून जो बने हैं इनके तहत हमारा न्यायाधिकरण सुनवाई करता है। अब इसके बाद देखिए कि न्यायाधिकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी होती हैं, तो पहली महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आम आदमी को पर्यावरण से क्षति होने पर आम आदमी के द्वारा भी यहाँ पर केस को दायर किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि पर्यावरण से किसी व्यक्ति को नुकसान हो रहा है तो कोई भी आम व्यक्ति या कोई भी आम नागरिक यह अपना केस दर्ज करा सकता है। ये इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद फिर अगला जाता है कि जो हमारा एनजीटी होता है, तो एनजीटी में विभिन्न एजेंसियों के मध्य पर्यावरण संबंधी वादों का भी निपटारा किया जाता है। आ रहा समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एनजीटी क्या करेगा, तो एनजीटी में जितनी भी एजेंसियाँ होती हैं और इनके बीच में पर्यावरण संबंधी जो वादे होते हैं इनका भी निपटारा यहाँ पर किया जाता है। फिर इसके बाद में अगला आता है कि अदालतों में लंबित मुकदमों से संबंधी मुक्ति मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जितने भी न्यायालय हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो या और कोई कोर्ट हो,
तो यहाँ पर जो पर्यावरण संबंधी अगर कोई मामला है तो उस पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई भी यह एनजीटी करता है, जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला जाता है कि जो सर्किट बेंच होती है, तो सर्किट बेंच मतलब जो 4 शहरों में इसकी बेंच स्थापित हैं, तो सर्किट बेंच को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत यह मामले में सुनने की अनुमति होगी। तो अगर मान लीजिए कि इसके पास अगर कार्य का बोझ बढ़ता जा रहा है कभी, तो कार्य का बोझ यदि इसके पास बढ़ता जा रहा है तो यह क्या करेगा, तो यह एनजीटी अपनी जो बेंच है, जो सर्किट बेंच है, उनको यह केस ट्रांसफ़र कर देगा और वहाँ पर भी इनकी सुनवाई होगी। तो जो सुनवाई एनजीटी दिल्ली में करेगा वही सुनवाई जो 4 शहर जैसे भोपाल है, ठीक है, मद्रास है, और जो 4 शहर है वहाँ पर भी इसकी सुनवाई होगी। इसके बाद फिर अगला जाता है कि किसी भी व्यक्ति, तो किसी व्यक्ति के निहित स्वार्थ या राजनीतिक रूप से प्रेरित या किसी भी प्रकार के प्रचार को प्राप्त करने की मंशा से दाखिल की गई जनहित याचिकाओं पर गौर बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अगर राजनीति से प्रेरित होकर कोई याचिका इसके बाद दर्ज की गई है तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। इसके बाद फिर अगर किसी व्यक्ति को उससे स्वार्थ छुपा हुआ है, वह स्वार्थ के कारण अगर स्वार्थ पूर्ति हेतु यदि आपने वहाँ पर यह केस दर्ज कराया है तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, तो यह सिर्फ और सिर्फ किस मामलों की सुनवाई करेगा, पर्यावरण संबंधी जो मामले होते हैं बस उसी की सुनवाई करेगा। और अगर यह पर्यावरण संबंधी मामला भी अगर राजनीति से प्रभावित होकर कोई मामला आया है तो उसकी सुनवाई भी यह ध्यान से नहीं करेगा। ध्यान रखना आप लोग, इसमें वास्तविकता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में अगला देखें यहाँ पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण की चुनौतियाँ। अब राष्ट्रीय हरित अधिकरण की चुनौतियाँ, तो जो हमारा एनजीटी होता है इसके समक्ष चुनौतियाँ कौन कौन सी है, तो इसके समक्ष कुछ चुनौतियाँ हैं जो ध्यान रखना होगा आपको। देखिए कि 2 महत्वपूर्ण अधिनियमों, जिसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारस्परिक वन निवासी अधिनियम 2006 तो को एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। तो ये जो 2 एक्ट हैं कौन कौन से, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और इसके बाद में अनुसूचित जनजाति और अन्य जो पारस्परिक वन निवासी अधिनियम 2006 है, इससे इसका दायरा बाहर है। मतलब इसको, ये दोनों को इसके दायरे में नहीं लाया गया है। आ रहा समझ में? तो ये दोनों अधिनियमों को एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और इससे कई बार एनजीटी की कार्यप्रणाली भी प्रभावित होती है, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित कई मुद्दे इन कानूनों से भी संबंधित होते हैं। आ रहा समझ में? अब मान लीजिए कि अगर वन में रहने वाले, जंगल में रहने वाले लोग अगर किसी प्रकार का वन को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, अब इन पर मान लो कि सुनवाई करना है, तो यहाँ पर जो अधिनियम है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारस्परिक वन निवासी अधिनियम 2006, इसके तहत इन्हें सुरक्षा मिल जाती है और हमारा न्यायाधिकरण, हमारा एनजीटी इस पर सुनवाई नहीं कर पाता है। तो ये इसके समक्ष चुनौती है। फिर इसके बाद में अगली चुनौती इसकी क्या होगी, तो अगली चुनौती यह है कि कई निर्णयों को उच्च न्यायालयों में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यह कहकर चुनौती दी जाती है कि उच्च न्यायालय एक संवैधानिक संस्था है, जबकि जो न्यायाधिकरण है या जो हमारा एनजीटी है यह तो एक वैधानिक संस्था है। यह समस्या हो जाती है और इस अधिनियम की सबसे बड़ी कमी यही है। तो आज हम देखते हैं जैसे हमारे भारत में जो हाई कोर्ट होते हैं, और ठीक है, तो राज्यों में जो हमारे उच्च न्यायालय होते हैं, तो उच्च न्यायालय में अपन देखते हैं कि अनुच्छेद 226 के तहत ये कुछ मामलों की सुनवाई करते हैं। जैसे जो 5 प्रकार की रिट होती है, तो उन पर हमारा आयोग, हमारे जो उच्च न्यायालय होते हैं वो सुनवाई करते हैं। अब जो हमारा एनजीटी होता है, तो एनजीटी की स्थापना तो कैसे हुई, तो एनजीटी की स्थापना तो हमारे भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 के तहत इसकी स्थापना की जाती है। तो ये तो वैधानिक संस्था है फिर, जबकि हमारा हाई कोर्ट क्या है, तो हमारा हाई कोर्ट तो संवैधानिक संस्था है। तो एक तरफ अपन ये भी कह रहे हैं कि जो एनजीटी है इसको उच्च न्यायालय का दर्जा प्राप्त है, और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि जब इसको उच्च न्यायालय का दर्जा प्राप्त है तो संवैधानिक होना चाहिए, लेकिन यह तो वैधानिक है। तो ये भी इसके समक्ष एक बड़ी चुनौती है जो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला जाता है कि इसमें यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है कि किन मुद्दों को या किन मुकदमों को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है और किन मुद्दों को न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती, ये इसमें स्पष्टीकरण नहीं है। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि आर्थिक वृद्धि और विकास पर प्रभाव डालने के कारण एनजीटी के निर्णयों की समय समय पर आलोचना भी की जाती रही है। आगे समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो हमारी आर्थिक विकास होता है, आर्थिक वृद्धि होती है, आर्थिक विकास दर होती है, इस पर भी प्रभाव डालने के लिए एनजीटी के जो निर्णय होते हैं इनकी भी आलोचना समय समय पर की जाती रही है। इसके बाद फिर आ जाता है कि एनजीटी के कार्यों के लिए या एनजीटी के लिए अनिवार्य है
कि उसके अधीन जो भी मुकदमा आए उसका निपटारा 6 महीने के अंदर कर देना चाहिए। ये इस अधिनियम में लिखा है कि जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 है, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 उसमें लिखा है कि इस एनजीटी के पास अगर कोई भी मामला आता है, कोई भी मुकदमा आता है, तो इसको यह ध्यान रखना होगा कि 6 महीने के अंदर इस मामले की सुनवाई करे, या 6 महीने के अंदर इस मामलों को बिल्कुल सुलझा दे, 6 महीने के अंदर इस मामले को निपटा दे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मानव और वित्तीय संसाधनों के अभाव में ऐसा नहीं कर पाता है। ये जो 6 महीने का टाइम है, इन 6 महीने में यह इस मामले को नहीं सुलझा सकता है। ये कई बार ऐसा मामला देखा जाता है कि 6 महीने ज़्यादा भी केस को हो जाता है और उसका निपटारा नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये इसके समक्ष चुनौती है जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ठीक है, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण या न्यायाधिकरण का न्यायिक तंत्र बहुत सीमित है। मतलब जो हमारा एनजीटी होता है तो इसका कोई बहुत बड़ा तंत्र नहीं है कि इसके बहुत सारे ऑफिस बने हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ गिने चुने हैं ऑफिस, जैसे 4 शहरों में इसके बेंच है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अलावा और कहीं पर भी इसका क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। आ रहा समझ में? जिसके कारण क्या होता है कि जब मामले इनके पास ज़्यादा होते हैं तो समय से सुनवाई नहीं कर पाते हैं, समय से उनका निपटारा नहीं कर पाते हैं। इस कारण से इनके कार्यों में भी विलंब जैसे समस्याएं बनी रहती हैं। तो विलंब इनके कार्यों में होता है, ये इसका कारण होता है। और इसी कारण से इसके समक्ष ये बड़ी चुनौती है एनजीटी के समक्ष कि 6 महीने का टाइम है, पर 6 महीने में कई बार ये समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं, जो मुकदमा है उसको निपटा नहीं पाते हैं। ये इसकी चुनौतियाँ हैं सब। अब इसके बाद में अगला जाता है कि जो हमारा एनजीटी है इसका महत्व क्या होगा, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। तो इसके कुछ महत्व में देखिए कि जो एनजीटी होता है हमारा, इसका कुछ महत्व है। तो पहला महत्व यह है कि जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है हमारा एनजीटी है, तो यह पर्यावरण संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए एक अनौपचारिक, वित्तव्ययी एवं तीव्र गति से कार्य करने वाली एक संस्था या एक तंत्र है। ये एक ऐसा ट्रिब्यूनल है ये जो कम समय में पर्यावरण से संबंधित मामलों को जल्दी से जल्दी सुलझा सकता है, जल्दी से जल्दी इन मामलों का निपटारा कर सकता है और कम से कम लागत में या कम से कम पैसे में, कम से कम खर्च में यह शीघ्र अतिशीघ्र डिसीजन देता है, निर्णय देता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला जाता है कि जो एनजीटी है, तो एनजीटी ने अपने गठन के बाद से पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद फिर अगला जाता है कि जंगल में वनों की कटाई। ठीक है, तो जो वनों की कटाई होती है, तो वनों की कटाई से लेकर प्रबंधन आदि के इसने सख्त आदेश दिए हैं। तो आज हम देखते हैं कि जो वनों की कटाई होती है, वनों का प्रबंधन कैसे होगा, तो वनों की कटाई को कैसे रोका जाए, इसके लिए भी इसने सख्त आदेश दिया। फिर इसके बाद में जो जंगल को काटा जा रहा है, जंगल को नष्ट किया जा रहा है, तो इसको काटने से कैसे रोका जाए और इसका प्रबंधन, इसका मैनेजमेंट कैसा हो या इसका मैनेजमेंट ठीक से होना चाहिए, इसके लिए भी यह आदेश देता है। इसके बाद फिर अगला जाता है कि इसने अपने विभिन्न निर्णयों में पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है। तो विश्व में भारत ऐसा तीसरा देश है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद में। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इनके बाद में भारत तीसरा देश है जिसने इस एनजीटी की स्थापना की है। और इसी एनजीटी की यह प्रतिबद्धता है कि वह पर्यावरण को सुरक्षित रखे। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी इसने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है और इसी के कारण आज अपन देखते हैं कि हमारा पर्यावरण अब धीरे धीरे सुरक्षित होता जा रहा है। मतलब जितनी गति से पहले पेड़ों को, वृक्षों को काटा जाता था, अब उतनी तेजी से वृक्षों को नहीं काटा जा रहा है, क्योंकि अब जो भी वृक्ष काटते हुए पाए जाते हैं तो उन पर सीधे दंडात्मक कार्रवाई होती है। इसके बाद फिर अगला जाता है कि एनजीटी पर्यावरण के क्षेत्र में न्याय के लिए एक वैकल्पिक समाधान तंत्र है, जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए अगला जाता है कि एनजीटी के अस्तित्व में अगला महत्व इसका यह है कि एनजीटी के अस्तित्व में आने से उच्च न्यायालयों में पर्यावरण संबंधी मामलों का भार कम हुआ है। पहले हम देखते थे कि जब ये एनजीटी नहीं था 2010 से पहले, तो 2010 से पहले जितने पर्यावरण संबंधी मामले होते थे, इन सभी मामलों को कौन सुलझाते थे, तो हमारे राज्यों के उच्च न्यायालय। तो सारे मामलों की सुनवाई राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती थी, जिसमें काम का बोझ बढ़ रहा था। और जब से एनजीटी की स्थापना हुई है तब से उच्च न्यायालय के काम के बोझ में कमी आई है। लेकिन ध्यान रहे कि यह एनजीटी से पर्यावरण संबंधी मामलों को ही सुलझाता है, इसके अलावा और अगर कोई मामला है तो उसकी सुनवाई यह नहीं करेगा। इसके बाद फिर अगला जाता है कि एनजीटी का कोई भी सदस्य पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होता। इसका मतलब यह हो गया कि जो भी व्यक्ति एक बार अगर एनजीटी का चेयरमैन या मेंबर बन जाता है तो दोबारा उसे इस पद पर नियुक्त नहीं किया जाता, और जिस कारण वह बिना किसी भय के स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है।
स्वतंत्रता पूर्वक सुनवाई करता है और निर्णय देता है, डिसीजन देता है, और किसी के दबाव में आकर कोई डिसीजन नहीं लेते, ये स्वतंत्र होकर डिसीजन देते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जो हमारा एनजीटी है, तो इस एनजीटी का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं। तो इसने अभी तक हमारे भारत में कुछ महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। तो कौन कौन से फैसले हैं, तो देखिए इसमें एक नज़र इन पर डालते हैं फैसलों पर, कौन कौन से फैसले हमारे एनजीटी ने लिया है। तो पहले देखिए इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में। अब ये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब क्या हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ठोस मतलब जो कचरा ठोस होता है, और अपशिष्ट का मतलब होता है सड़ा गला। क्या होता है, तो जो सड़ा गला तत्व होता है, सड़ा गला पदार्थ होता है, उससे हम कहते हैं अपशिष्ट। अपशिष्ट का मतलब सड़ा गला, और एक होता है अवशिष्ट। ठीक है, एक हो जाता है अवशिष्ट। तो ये अवशिष्ट है और ये अपशिष्ट है, तो दोनों में अंतर है। इस अवशिष्ट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, जरूरी, और इस अपशिष्ट का मतलब होता है सड़ा गला, कचरा। ठीक है। तो पहले देखिए इसमें कि एनजीटी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण फैसले सुनाए गए अभी तक। तो फैसले हमारे एनजीटी ने सुनाए थे ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के मामले में। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में हमारे एनजीटी ने कुछ फैसले सुनाए हैं। तो देखिए इसमें क्या फैसला सुनाया था। तो इसने ये फैसला दिया था कि 2012 में एक मामले में अधिकरण ने खुले में कचरा जलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, और यह निर्णय देश में ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन की समस्या से निपटने के लिए यह महत्वपूर्ण डिसीजन था। तो 2012 में हमारे एनजीटी ने यह डिसीजन दिया कि जो खुले में कचरा जलाया जाता है, जैसे ढेर सारा कचरा इकट्ठा हो गया और उसमें आग रख देते हैं, उसको जला देते हैं, और उसको जलाने से वायु प्रदूषण की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और इसको रोकने के लिए हमारे एनजीटी ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन दिया 2012 में, और इसने कहा कि अब कहीं पर भी खुले में कचरा नहीं जलाया जाएगा, इसका उचित प्रबंधन किया जाए, उचित इसका निपटान किया जाए। ठीक है। इसके बाद फिर अगला जाता है, देखिए इसमें अगला जाता है कि पुराने वाहनों पर रोक। अब पुराने वाहनों पर रोक कैसे, तो जो वाहन पुराने होते जाते हैं वे प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। इसी आधार पर अप्रैल 2015 की बात है, तो अप्रैल 2015 में एनजीटी ने एक आदेश देते हुए कहा कि 10 साल से पुराने जितने भी डीजल के वाहन हैं, इनको दिल्ली एनसीआर में चलने पर रोक लगा दी इसने। आगे समझ में। अब यहाँ पर एक शब्द आया दिल्ली एनसीआर। दिल्ली तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये एनसीआर का मतलब क्या हो जाएगा। एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जितना भी क्षेत्र है उसको एनसीआर में शामिल किया जाता है, उसको हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो इसने ये कहा था कि 2015 में डिसीजन दिया था एनजीटी ने कि जितने भी वाहन हैं जो 10 साल पुराने वाहन हैं और जो डीजल से चलने वाले वाहन हैं, इन पर रोक लगाई जाए, ये इसने डिसीजन दिया था। और इससे पहले 26 नवंबर 2014 को न्यायाधिकरण ने या एनजीटी ने 15 साल से अधिक पुराने सभी डीजल और पेट्रोल वाहनों के चलने पर रोक लगा दी थी इसने। आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला आ जाता है कि गंगा के पुनर्जीवन के संबंध में। अब गंगा के पुनर्जीवन के संबंध में क्या मतलब ये होगा कि हमारी जो गंगा नदी है, तो गंगा नदी बहुत प्रदूषित हो गई है। तो प्रदूषित इंसानों के द्वारा हो गई है, खुद तो कभी होती नहीं नदी, क्योंकि आप देखते होंगे जैसे कानपुर में, तो कानपुर आता है उत्तर प्रदेश में और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर का जितना भी गंदा पानी है सब इसमें छोड़ा जाता है। इसके बाद फिर कानपुर में हमारे भारत में सबसे ज़्यादा लेदर इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा चर्म उद्योग है, और इन उद्योगों का जो भी गंदा पानी होता है वह सब इस गंगा नदी में छोड़ा जा रहा था। तो इसके संबंध में हमारे एनजीटी ने क्या डिसीजन दिया वो देखिए इसमें। तो अधिकरण ने जुलाई 2017 में, ठीक है, जुलाई 2017 में गंगा को पुनः जीवंत एवं स्वच्छ करने हेतु कई दिशा निर्देश जारी किए थे, और इसी के तहत हरिद्वार उन्नाव खंड के किनारे से 100 मीटर के क्षेत्र को नो डेवलपमेंट जोन घोषित किया गया, और 500 मीटर के भीतर कचरे को डंप करने पर भी रोक लगा दी थी। तो ये एनजीटी ने कहा था कि जो गंगा नदी है इसको हम पुनः से इसको स्वच्छ कैसे बनाएं। तो इस एनजीटी ने कहा था कि जो गंगा नदी जहाँ जहाँ पर बहती है, तो 2017 में इसने डिसीजन दिया था कि गंगा एक जीवंत नदी है, एक जीवित नदी है, और इस नदी के 100 मीटर के दायरे में कहीं पर भी कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा, और इसके बाद में इसी नदी के 500 मीटर की दूरी तक कोई भी कचरा डंप नहीं किया जाएगा, कचरा फेंका नहीं जाएगा 500 मीटर की दूरी तक। ये 2 जुलाई 2017 की बात है। उस समय हमारे एनजीटी ने यह फैसला सुनाया था।
ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जो हरिद्वार है, तो हरिद्वार में देखा कि यार गंदगी ज़्यादा होने लगी है, तो फिर इसके 100 मीटर के दायरे में कोई भी डेवलपमेंट क्षेत्र नहीं होगा, कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी। और इसके बाद 500 मीटर के दायरे में कोई भी कचरा नहीं फेंका जाएगा। ये गंगा नदी की बात है हरिद्वार की, ध्यान रखना। ये फैसला सुनाया था हमारे एनजीटी ने 2017 में। तो ये फैसला कहाँ के लिए सुनाया था इसने सुनाया था यह फैसला ये हरिद्वार के लिए, हरिद्वार उन्नाव के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरिद्वार और उन्नाव में 100 मीटर मतलब जो गंगा नदी के 100 मीटर के किनारे कोई डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा और इसके बाद में 500 मीटर के भीतर कहीं पर भी कचरा नहीं फेंका जाएगा, तो बताइए एनजीटी ने यह फैसला कब सुनाया था? तो ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यह फैसला उसने एनजीटी ने 2017 में सुनाया था, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए अगला, देखिए यमुना के संबंध में। अब जो यमुना नदी है, तो यमुना नदी के संबंध में एनजीटी ने क्या फैसला सुनाया था, क्या डिसीजन दिया था? तो देखिए इसमें कि जनवरी 2015 की बात है। तो जनवरी 2015 में अधिकरण ने मतलब ट्रिब्यूनल ने यमुना के कायाकल्प को मतलब यमुना नदी को भी सुधारने के लिए इसने यमुना कायाकल्प योजना को सार्थक करने के उद्देश्य से इस नदी में कचरा या धार्मिक वस्तुओं को फेंकने वाले लोगों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया था। आगे समझ में? इस न्यायाधिकरण ने, इस एनजीटी ने कहा कब? 2015 में। तो जनवरी 2015 में इसने डिसीजन दिया और कहा कि यमुना नदी में अगर कोई भी कचरा फेंकता है या कोई भी धार्मिक वस्तु अगर फेंकी जाती है तो ऐसे लोगों पर, ऐसे व्यक्तियों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, ये इसने आदेश दे दिया था। और इसके बाद में अगर कोई भी जैसे निर्माण सामग्री है तो निर्माण सामग्री को भी नदी में फेंकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा उस व्यक्ति पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ये इसने ऐसा प्रावधान कर दिया एनजीटी ने, ये ध्यान रखना है। अगर कोई धार्मिक वस्तु, धार्मिक चीज़ें अगर फेंकेगा यमुना नदी में तो 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने की आदेश इसने दिया। और इसके बाद में अगर कोई निर्माण सामग्री नदियों में फेंकता है तो ऐसे व्यक्ति पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश इस एनजीटी ने किया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए अगला जाता है इसमें कि प्लास्टिक थैलों पर प्रतिबंध। और जो पहले प्लास्टिक के थैले चलते थे उस पर भी इस न्यायाधिकरण ने, इस एनजीटी ने रोक लगा दी है। तो देखिए इसमें इसके लिए क्या कहा था हमारे एनजीटी ने? तो एनजीटी ने कहा था कि 2017 में अधिकरण ने दिल्ली में 50 माइक्रोन, ठीक है, 50 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक थैलों पर प्रतिबंध लगा दिया था। और ये प्लास्टिक थैले जानवरों द्वारा खाए जाने पर उनकी मौत हो जाती थी। जानवर जो पशु होते थे वो मर जाते थे, जैसे गाय कई बार इसे पन्नी खा जाती थी और उस पन्नी खा लेती थी, उसके कारण इनकी मौत हो जाती थी। और इसके बाद जो सीवर ब्लॉकेज की समस्या बनी रहती है। अब जैसे पन्नी है, पन्नी को आपने रोड पर फेंक दिया, अब पन्नी को रोड पर फेंक दिया तो यही फिर सीवर में जाएगी और फंस जाएगी, जिसके कारण ये ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये समस्या थी और ये पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। तो इसलिए प्लास्टिक थैलों पर रोक लगाने का भी आदेश इसने दिया है एनजीटी ने। अगला आ जाता है कि फसलों के अवशेष जलाने पर रोक। अब फसलों के अवशेष जलाने पर रोक मतलब क्या है कि जब हम देखते हैं कि फसल कट जाती है, जैसे गेहूँ है, धान है, इनकी जब फसल कट जाती है और उसके बाद में खेतों में जो भी उसमें बचता है कचरा उसको कहा जाता है अवशेष। ठीक है, तो ये फसलों के अवशेष को जलाने पर भी रोक लगाने का आदेश इसने दिया था। जैसे देखा होगा, जैसे धान की फसल कट जाती है तो धान की फसल कटने के बाद उसको पराली को जलाया जाता है। ऐसे गेहूं की फसल होती है कि गेहूं की फसल कटने के बाद उसमें जो नलवाई खड़ी रहती है उन नलवाई को भी जलाया जाता है। तो ऐसे फसलों के अवशेषों को जलाने पर रोक लगाने का आदेश इसने दिया था हमारे एनजीटी ने। तो ये कब की बात है फ्रेंड? तो ये है 2015 की बात। तो 2015 में हमारे इस एनजीटी ने यह आदेश दिया था कि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और इसके बाद उत्तर प्रदेश, इनके किसी भी हिस्से में कृषि अवशेषों को नहीं जलाना चाहिए और इसके स्थान पर किसानों को आर्थिक सहायता दी जाए, किसानों को मौद्रिक सहायता दी जाए और तकनीकी सहायता उन्हें दी जाए, जिसके कारण इन जो कचरा निकलता है खेतों में तो इन कचरों का उपयोग औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है, औद्योगिक ईंधन बनाने में इनका उपयोग किया जा सके। ऐसी मशीन, ऐसी तकनीक किसानों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये 2015 की बात है। तो दिसंबर 2015 में एनजीटी ने यह डिसीजन दिया था। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला जाता है तीर्थ यात्रियों पर रोक।
अब तीर्थयात्रियों पर रोक, इसका मतलब क्या हो जाता है, तो हमारे भारत में कई स्थानों पर तीर्थयात्री जाते हैं, तो जो ज़्यादा फेमस, जो ज़्यादा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल होता है, उस तीर्थ स्थल पर बहुत सारे लोग जाते हैं, भारी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचते हैं। अब जहाँ पर श्रद्धालु पहुँचेंगे तो इसके कारण क्या हुआ, तो इसके कारण कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न होगी, प्रदूषण से संबंधित या फिर और कोई समस्या उत्पन्न होगी। तो इस एनजीटी ने 12 नवंबर 2017 को जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों को 50,000 तक सीमित कर दिया था कि 50,000 लोग ही इसमें दर्शन करने के लिए, माता के दर्शन करने जा सकते हैं। यदि वह संख्या पार हो जाती है तो उन्हें अर्धकुमारी या कटरा में ही रोका जा सकता है। मतलब ये हुआ कि जो भी तीर्थयात्री जाते हैं वैष्णो देवी दर्शन करने, तो 50,000 यात्रियों को परमिशन दी जाती है, और अगर 50,000 यात्रियों से ज़्यादा हो रहे थे, या जितने भी तीर्थयात्री हैं, तो जितने भी तीर्थयात्री अगर 50,000 से ज़्यादा हो रहे हैं तो इनको कहाँ पर रोका जाता था, तो इनको अर्धकुमारी में या कटरा में ही रोक लिया जाता था। और जो 50,000 पहुँचे वो जब दर्शन करके आ जाएंगे उसके बाद फिर इन 50,000 को भेजा जाता है या इनको परमिशन दी जाती थी। इसके बाद फिर अगला जाता है कि वर्ष 2019 में, तो वर्ष 2019 में एनजीटी ने देश में जो ध्वनि प्रदूषण है, तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी इसने नाराजगी व्यक्त की थी हमारे एनजीटी ने। क्योंकि आज आपने देखा होगा कि शहरों में सबसे बड़ी समस्या है एक तो वायु प्रदूषण की और दूसरी समस्या ध्वनि प्रदूषण की। तो जब आप रोड पर निकलते हो, तो रोड पर निकलोगे तो जैसे गाड़ी वाले जो लोग होते हैं वे बार बार हॉर्न बजाते हैं, तो ये समस्या इस पर बनी रहती है। तो ऐसी समस्या पर नाराजगी व्यक्त की और इसमें एनजीटी ने कहा कि इसके लिए प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे, इसके लिए कोई मजबूत कदम हम उठाने पड़ेंगे, मजबूत नियम या कठोर नियम बनाने पड़ेंगे। ये इसने कहा था उस समय हमारे एनजीटी ने। और एनजीटी ने कहा था कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी देश के सभी शहरों में ध्वनि प्रदूषण वाले अलग अलग स्थानों की पहचान कर उनकी समस्या का समाधान भी करे, ये इसमें कहा गया था। इसके बाद फिर अगला जाता है कि इस कार्य हेतु उसे स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य पुलिस का सहयोग उसे लेने के लिए कहा गया था, और साथ ही इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भी आदेश दिया गया था। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद देखिए इसमें कि वर्ष 2018 की बात है, तो वर्ष 2018 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी में वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए कार्य योजना बनाने के आदेश दिए थे। ये 2018 की बात है। तो 2018 में हमारे एनजीटी ने कहा था कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य करेंगे, ये इसमें कहा जाता है। अब इसके बाद फिर अगला जाता है कि एनजीटी के अनुसार यदि कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के 102 नॉन अटेनमेंट मामले में गंभीर नहीं है, तो इन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाना चाहिए, या 1 करोड़ रुपए के लिए या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने के लिए तैयार रहे, ये इसमें कहा था हमारे ट्रिब्यूनल ने। इसके बाद फिर अगला जाता है तो इसी दौरान एनजीटी ने कहा था कि एक स्वच्छ वायु प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। अगर लोगों को स्वच्छ वायु नहीं मिलेगी, अगर लोगों को स्वच्छ हवा नहीं मिलेगी, अच्छी हवा नहीं मिलेगी, अब जो जहरीली हवा होती है जब व्यक्ति के शरीर के अंदर जाती है तो ये इंसान को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन यह बात इंसानों को समझ में नहीं आती। तो इसीलिए इसने एनजीटी ने कहा था कि जो स्वच्छ वायु है, तो स्वच्छ वायु हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है और ये सबको स्वच्छ वायु मिलना चाहिए। इसके लिए इसने कहा था कि वायु को स्वच्छ रखा जाए, वातावरण को शुद्ध रखा जाए, ठीक है, तो और ज़्यादा कम से कम वायु प्रदूषण हो, ठीक है। इसके लिए इसने कई डिसीजन दिए थे। इसके बाद फिर अगला जाता है इसमें, तो अगला है कि वर्ष 2017 में दिल्ली में यमुना नदी के किनारे एक प्रोग्राम हुआ था, इसका नाम था आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल। तो आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल इसका आयोजन 2017 में किया गया था और पर्यावरण दृष्टिकोण से सही नहीं था, इसलिए इसमें भी हमारे एनजीटी ने डिसीजन दिया था। अब देखिए फ्रेंड, इसमें अगला पॉइंट इसमें आता है कि वर्ष 2019 की बात है, तो 2019 में एनजीटी ने देश में ये जो ध्वनि प्रदूषण है, तो ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर इसने नाराजगी व्यक्त की थी। किसने? हमारे एनजीटी ने। तो एनजीटी ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर कुछ प्राधिकरणों पर
इसने नाराजगी व्यक्त की थी और उनके खिलाफ कठोर कदम उठाने के लिए भी इसने बात की थी एनजीटी ने। फिर इसके बाद में एनजीटी ने कहा था कि जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, मतलब CPCB है, तो देश के सभी शहरों में ध्वनि प्रदूषण वाले जो अलग अलग स्थान होते हैं इनकी पहचान करें और इनकी समस्या का समाधान करें, ये भी इसने आदेश दिया था। इसके बाद फिर अगला जाता है कि इस कार्य के लिए या इस कार्य हेतु उसे स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व राज्य पुलिस का सहयोग लेने को कहा भी था और साथ ही इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश भी इस एनजीटी ने दिया था। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि वर्ष 2018 की बात है, तो वर्ष 2018 में एनजीटी ने सभी राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी में वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए योजना बनाने के आदेश दिए थे। तो इस डिसीजन में 2018 में इस एनजीटी ने कहा था कि जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ऐसी योजना बनाएं जिससे वायु प्रदूषण को कम किया जा सके, ये भी इस एनजीटी ने कहा था। फिर इसके बाद में कहा कि एनजीटी के अनुसार यदि कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 102 नॉन अटेनमेंट मामले में गंभीर नहीं है तो 1 करोड़ रुपए जुर्माने के लिए तैयार रहें, ये इसने कहा था एनजीटी ने। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि इस दौरान एनजीटी ने कहा था कि स्वच्छ वायु प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है और यह अधिकार उसे छीना नहीं जा सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए स्वच्छ वायु बहुत जरूरी है। अगर स्वच्छ वायु नहीं मिलेगी तो व्यक्ति ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा और तमाम प्रकार की बीमारियां होगी। फिर इसके बाद में वर्ष 2017 की बात है, तो 2017 में दिल्ली में यमुना के किनारे जो आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, तो इसे भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सही नहीं बताया था एनजीटी ने। आगे समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में फिर अगला आ जाता है कि लाखों की संख्या में जुटने से इस क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई थी और जिसके बाद में राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण ने आयोजक के विरुद्ध 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। जो आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल हुआ था, इसका आयोजन यमुना नदी किनारे हुआ था, तो इसमें लाखों की संख्या में लोग आए थे। अब लाखों की संख्या में लोग आएंगे तो प्रदूषण तो बढ़ेगा। अब ऐसे प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई तो इसके कारण जिन्होंने आयोजन किया था उन आयोजनकर्ताओं पर, उस आयोजक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था एनजीटी ने। आ रहा समझ में, तो ये अधिकार होता है इसको इतना। फिर इसके बाद में वर्ष 2017 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया था। आ गया समझ में। इसके बाद फिर अगला जाता है कि ये जो इतने प्लास्टिक थे, तो ये प्लास्टिक क्या करते हैं, तो एनजीटी का मानना था कि ये प्लास्टिक का उपयोग करने से जानवरों की मौत हो जाती है और जिससे पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप जैसे जो पन्नी है 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाला अगर कोई प्लास्टिक बैग है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जैसे पन्नियाँ मोटी रहती है तो इसमें क्या होगा कि जो अब ये कई दिनों तक एक तो खराब नहीं होगी, पहली बात, और दूसरी बात कि अगर कोई भी पशु उसको खाएगा तो वो मर जाएगा खाने से, और जब पशु खाने से मरेगा तो उससे पर्यावरण प्रदूषित होगा क्योंकि उसका शरीर भी जहरीला हो जाएगा, उस पशु का जो भी खाएगा उसका शरीर। इस कारण इस पर रोक लगाने के लिए कहा था इसने। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि वर्ष 2015 में, तो 2015 में एनजीटी ने आदेश दिया था कि 10 वर्षों से अधिक पुराने सभी डीजल वाहन ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चलाने की अनुमति नहीं होगी। ये इसने कहा, किसने, हमारे एनजीटी ने। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मतलब क्या है, तो यहाँ पर जो शब्द आया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसका मतलब हो जाता है कि हमारे दिल्ली जो है, दिल्ली शहर के आसपास का जितना भी क्षेत्र है उसको मिलाकर कहा जाता है एनसीआर। आगे समझ में, तो ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला जाता है कि उत्तराखंड राज्य के मामले में हमारे अधिकरण ने जो अलकनंदा, ठीक है, तो अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड को यह आदेश दिया था कि वह सभी याचिकाकर्ताओं को जिन्हें नुकसान हुआ है उनकी क्षतिपूर्ति करें, ये इसने कहा। इसके बाद फिर अगला जाता है कि इस निर्णय में हमारे एनजीटी ने प्रदूषण भुगतान के सिद्धांत का पालन किया था। इसके बाद फिर अगला जाता है कि वर्ष 2012 की बात है, तो वर्ष 2012 में हमारे एनजीटी ने स्टील निर्माता कंपनी जिसका नाम था पास्को, तो ये पास्को स्टील निर्माता कंपनी के विरुद्ध भी साहसिक कदम उठाया था हमारे एनजीटी ने। तो ये कंपनी जो स्थापित की जा रही थी, तो यहाँ के स्थानीय लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया था।
तो कहाँ पर इसको स्थापित करना था? उड़ीसा में इसको स्थापित करना था। और ये कंपनी थी कहाँ की? दक्षिण कोरिया की एक कंपनी थी पास्को, और इसे उड़ीसा में स्थापित करना था। तो उड़ीसा सरकार के मध्य कंपनी स्थापित करने के बीच में एक समझौता हुआ था, लेकिन एनजीटी ने कहा कि यह कंपनी स्थापित नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जहां पर ये कंपनी स्थापित हो रही थी उड़ीसा में, तो वहां के स्थानीय लोगों ने इस कंपनी का विरोध किया था और कहा था कि अगर ये कंपनी स्थापित की जाती है तो यहां पर पर्यावरण को नुकसान होगा। आ गया समझ में? और इसके कारण वहां के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, उन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया था, और जब ज्यादा विरोध होने लगा तो इसके कारण फिर यहाँ पर इस कंपनी को स्थापित नहीं किया जा सका। और इसी ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए, इन्हीं ग्रामीणों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे एनजीटी ने यह डिसीजन दिया कि ये कंपनी, पास्को कंपनी यहाँ पर स्थापित नहीं की जाएगी, और इसी कारण से फिर ये समझौता भी निरस्त हो जाता है फ्रेंड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर आज का हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हो जाता है। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। तो इसमें जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि हमारे न्यायाधिकरण ने कब कब कौन कौन से कार्य किए, महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद कब इनकी स्थापना की गई थी, इसके बाद फिर इसका मुख्यालय कहाँ पर है, अध्यक्ष सदस्य कौन होते हैं, इनकी योग्यता क्या होती है, इनको नियुक्त कैसे किया जाता है, ये सब आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस, जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।